मैं रवि हूं। 15 साल से ट्रक चलाता हूं। सड़कें ही मेरी जिंदगी हैं। कभी दोस्त की तरह साथ देती हैं तो कभी दुश्मन बनकर डराती हैं। लेकिन उस दिसंबर की ठंडी रात नैनीताल के रास्ते पर जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो रात हर तरह से अलग थी। आसमान में चांद नहीं था, बस काला कोहरा और पहाड़ी सन्नाटा, ठंडी हवा का झोंका। मैंने शीशा ऊपर किया, लेकिन कोहरा जैसे ट्रक के अंदर घुसना चाहता था। सड़क पर न कोई और गाड़ी, न कोई आवाज, बस मेरे ट्रक की गुर्र गुर्र, इंजन की ध्वनि और टायरों का घर्षण। मैं रामपुर से हल्द्वानी का सीमेंट लाद कर जा रहा था। हर रोज की तरह थकान थी, लेकिन डर नहीं। पर उस रात कुछ था, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा था पर महसूस जरूर हो रहा था। दूर उल्लू की आवाज, हूं हूं। मैंने ट्रक का रेडियो चालू किया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, पर सिर्फ क्रैकिंग आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मत रुक। मैंने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया और अपने आप से हंसा। अरे बकवास है, सिग्नल नहीं है बस। पर दिल मान नहीं रहा था। हर मोड़ पर लग रहा था कि कोई देख रहा है मुझे। मैंने याद किया, पुराने ड्राइवर कहा करते थे कि नैनीताल के रास्ते पर एक औरत की आत्मा भटकती है, वो जो सालों पहले इसी मोड़ पर मरी थी। मैंने उन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था, पर जब मैंने हेडलाइट्स के सामने कुछ हिलता देखा, मेरी सांस अटक गई। वो एक परछाई थी, सड़क के किनारे खड़ी, सफेद साड़ी में। चेहरा नहीं दिख रहा था, कोहरे में धुंधला। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। कौन है? मैंने अपने आप से बुदबुदाया। वो औरत अब बीच सड़क पर थी। मैंने हॉर्न बजाया, पों पों पों, पर वो हिली तक नहीं। मैंने देखा, उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो जैसे हवा में फिसल रही थी। मेरा दिल जैसे रुक गया। ट्रक की हेडलाइट झपकी और एक पल के लिए वो औरत गायब। फिर दोबारा प्रकट हुई, इस बार बिल्कुल पास, इतनी पास कि मैं उसके चेहरे पर पड़े जलने के निशान देख सकता था। धीरे से फुसफुसाने की आवाज। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, पसीने की बूंदें माथे से टपक रही थीं। दिसंबर की रात में मैंने तुरंत गियर बदला, क्लच छोड़ा और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क ढलान पर थी, ट्रक हिलता हुआ आगे बढ़ा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, बस गाड़ी भगाता चला गया। कुछ दूरी बाद मैंने राहत की सांस ली। सोचा शायद वहम था, लेकिन तभी शीशे में कुछ हल्का सा हिलता दिखा। वही सफेद साड़ी, ट्रक के पीछे की परछाई में। ठंडी हवा का तेज झोंका, ट्रक के अंदर कुछ गिरने की आवाज। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक झटका खाकर रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, बस कोहरा और अंधेरा। मैंने खुद से कहा, शांत हो जा रवि, कुछ नहीं है, बस थकान है। पर अंदर से पता था, कुछ तो था जो मुझे देख रहा था। ट्रक धीरे धीरे फिर चल पड़ा, पर अब हर मोड़, हर झाड़ी, हर पेड़ जैसे मुझे घूर रहा था। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वो थी कौन? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और याद आया, कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक ड्राइवर, महेंद्र भाई, हादसे में मरे थे। मैंने तब भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम शुरू ही किया था। वो अक्सर कहते थे, रवि, इस हाईवे का कोहरा सिर्फ ठंड से नहीं बनता, इसमें अधूरी आत्माओं की सांसें भी शामिल हैं। मैं हंस दिया करता था, पर आज उनकी हर बात सच लग रही थी। मुझे याद है, एक रात महेंद्र भाई नैनीताल से सामान लेकर लौट रहे थे। कोहरा घना था और रास्ते में एक औरत ने उनसे लिफ्ट मांगी थी। सफेद साड़ी पहने, ठंडी सांसों वाली वो औरत। उन्होंने उसे ट्रक में बैठा लिया। कहा था, बहन, इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई और बोली, घर नीचे घाटी में है, छोड़ दोगे? महेंद्र भाई बोले, ठीक है। पर जैसे ही उन्होंने नीचे वाली ढलान पर गियर बदला, वो औरत अचानक गायब। ट्रक बेकाबू होकर पहाड़ी से नीचे जा गिरा। लाश अगले दिन मिली, पर किसी ने कहा, ट्रक की सीट पर 2 लोगों के बाल फंसे थे, एक महेंद्र भाई के और दूसरे किसी औरत के। धीरे धीरे संगीत गहराता है, जैसे अतीत की छवियां उभर रही हों। मैं उस वक्त सुनकर हंसा था। सोचा, लोग बातें बना देते हैं। पर अब जब मैंने वही सफेद साड़ी देखी, वही कोहरा, वही सन्नाटा, तो लगा शायद वो वही है, वही औरत जो अब भी अपने घर पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही है। मैंने शीशे में देखा, कोहरा घना हो चुका था, सड़क धुंधली, पर दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने खुद से कहा, नहीं रवि, तू डरने वाला नहीं, तेरा काम ट्रक चलाना है,
भूत पकड़ना नहीं, पर अंदर से एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो, नीचे छोड़ दो, नीचे। फुसफुसाने की आवाज हल्के से आती है, जैसे हवा में कोई नाम ले रहा हो। रवि, रवि। मैंने झटका खाकर शीशे की तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। ट्रक अब एक पुराने पुल के पास पहुंच चुका था, वही जगह जहां से महेंद्र भाई का ट्रक नीचे गिरा था। और वहां, ठीक उसी जगह, एक फीका सा लाल फूल रखा था जो अपने आप हिल रहा था। ना हवा थी, ना कोई जानवर। मेरा गला सूख गया। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक रुक गया। इंजन की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। अब सिर्फ सन्नाटा था। मैं उतरने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, भैया नीचे छोड़ दोगे? अचानक ठंडी हवा का झोंका। साउंड क्यों? वूं। मैंने पलट कर देखा, वो वहीं थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आंखें लाल जैसे अंगारे। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। उसने कहा, हर साल कोई ना कोई रुकता है, हर साल कोई ना कोई मुझे घर छोड़ता है। धीरे से कदमों की आवाज, वो ट्रक की ओर बढ़ रही है। मैं पीछे हटने लगा, पर पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वो करीब आई, उसकी सांस मेरे चेहरे पर ठंडी हवा की तरह लगी, और उसने कहा, अब तेरी बारी है। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, जैसे कोहरे से बनी कोई परछाई हो। उसकी आंखें मुझ में झांक रही थीं, जैसे मेरे अंदर का डर पड़ रही हूं। मैंने कांपते हुए कहा, तो तुम कौन हो? वो हल्की मुस्कुराई और बोली, मैं वही जिसे कोई भी अपने घर तक नहीं छोड़ पाया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर ट्रक का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मैंने हैंडल घुमाया, पर दरवाजा हिला तक नहीं। इंजन खुद ब खुद चालू हो गया, गियर अपने आप नीचे की ढलान पर लग गया, और ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भैया नीचे छोड़ दो। उसकी वही ठंडी आवाज फिर गूंजी। मैं चिल्लाया, रुको, मैं नहीं चल रहा ये ट्रक। पर जैसे किसी और के हाथ मेरे हाथों को पकड़कर स्टीयरिंग घुमा रहे हों। कोहरा इतना घना हो चुका था कि सामने सड़क तक नहीं दिख रही थी, सिर्फ सफेद धुंध और उसमें तैरती उसकी परछाई। अचानक ट्रक के अंदर रेडियो अपने आप चालू हो गया, और उसमें से आवाज आई, यह है ऑल इंडिया रेडियो नैनीताल। आज उसी दिन की याद जब एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई थी। मैंने तुरंत वॉल्यूम कम करने की कोशिश की, पर रेडियो की सुई अपने आप घूम रही थी। हर चैनल पर एक ही आवाज, महेंद्र, महेंद्र, अब तेरी बारी नहीं, उसकी है। मैं कांप गया। मैंने शीशे में देखा, ड्राइवर सीट के पीछे वो औरत अब नहीं थी, पर उसकी परछाई शीशे में दिख रही थी, मेरे ठीक पीछे। मैंने झट से पलटकर देखा, कुछ नहीं, पर अब स्टीयरिंग पर मेरे हाथ नहीं थे। वो खुद चला रही थी। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी, 50, 70, 90, और कोहरे में सड़क गायब। मैं चिल्लाया, बस करो, मैं मर जाऊंगा। वो बोली, मरना ही तो है, वरना मैं कैसे मुक्त होऊंगी। अब मुझे सब समझ आने लगा था। वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो महेंद्र भाई के हादसे में मरी वही औरत थी जिसे हर साल कोई नया ड्राइवर घर छोड़ने की कोशिश करता है, और हर साल वही उसकी अंतिम सवारी बन जाता है। मैंने आंखें बंद की और दिल में सोचा, हे भगवान, अगर बचा लिया तो कसम है फिर कभी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। अचानक ट्रक एक जोरदार झटके से रुका, जैसे किसी ने ब्रेक पूरी ताकत से दबा दिया हो। सन्नाटा। कोहरा थोड़ा हट चुका था। सामने एक पुराना मंदिर दिखा, काली माता मंदिर, जहां सड़क के दोनों ओर दीपक जल रहे थे। मैंने देखा, वो औरत ट्रक के बाहर खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, आखिर किसी ने मुझे रोक तो लिया। और फिर वो धीरे धीरे कोहरे में विलीन हो गई। सिर्फ उसकी चूड़ियों की आवाज गूंजी, छन छन। मैं ट्रक से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठ गया और मंदिर की घंटी बजाई। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया, पर तभी मैंने देखा ट्रक के बोनट पर एक और फूल रखा था, उसी जगह जहां पिछली रात वो लाल फूल रखा था, और उसके नीचे लिखा था, अगला सफर फिर से शुरू होगा। मंदिर की घंटी की गूंज धीरे धीरे खामोशी में खो गई। मैंने ट्रक के बोनट पर रखा वो लाल फूल उठाया। उसकी पंखुड़ियां अब सूख चुकी थीं, जैसे उसमें भी कोई आत्मा बसी हो जो अब मुक्त हो गई हो। मैंने सोचा, शायद अब सब खत्म हो गया।
दिल हल्का हुआ, पर शरीर अब भी कांप रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन चालू हुआ, पर आवाज अजीब थी, जैसे किसी की सांसों की धक धक इंजन के साथ चल रही हो। मैंने सोचा शायद डर के बादम का असर है। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर बढ़ने लगा। कोहरा अब कम था, पर माहौल में अब भी एक भारीपन था, जैसे कुछ अब भी अधूरा हो। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद सड़क के किनारे मुझे एक चाय की दुकान दिखी। बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा था, लालटेन की रोशनी में अखबार पढ़ रहा था। मैं रुका, उतरा और बोला, बाबा, यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? वो बिना देखे बोला, हाँ बेटा, नीचे घाटी में काली माता का पुराना मंदिर है। पर तू वहां गया क्यों? मैंने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, बस यूं ही। बाबा ने अखबार नीचे रखा, मेरी तरफ देखा, और एक पल के लिए उसकी आंखों में डर उभरा। कहीं तूने किसी को रास्ते में नहीं देखा? मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ, एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उसके हाथ कांप गए, अखबार नीचे गिर गया। वो बोला, बेटा, वो इस सड़क की वो चुड़ैल है जो हर बार किसी नए ड्राइवर को बुलाती है। जिसने भी उसे देखा वो या तो लौटता नहीं, या अगर लौटे तो अपने जैसा नहीं रहता। मैंने झट से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो धीरे से बोला, मतलब उसकी आत्मा कभी अकेली नहीं रहती, वो हर बार किसी को अपने साथ बांध लेती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया मेरे हाथ अब भी ठंडे थे, जैसे किसी ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ हो। मैंने जल्दी से ट्रक में वापस जाकर इंजन चालू किया, लेकिन इस बार ट्रक की पैसेंजर सीट पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी नहीं, पर कोई धुंधली परछाई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हल्की सी हंसी। हाँ, रवि। मैंने घबराकर आईने में देखा, पर अब आईने में मेरा चेहरा नहीं था, वहां महेंद्र भाई की शक्ल थी। वो बोला, मैंने भी सोचा था कि वो चली गई, पर वो किसी को जाने नहीं देती। रवि, किसी को नहीं। और तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप फ्लैश करने लगी, हॉर्न अपने आप बजने लगा, रेडियो फिर से चालू हुआ। नैनीताल रोड पर एक और ड्राइवर की लाश मिली है। मैंने डर के मारे ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। माथे पर चोट लगी, पर जिंदा था। ट्रक अपने आप आगे बढ़ गया, धीरे धीरे कोहरे में गुम हो गया। रवि, अब तेरा घर नीचे घाटी में है। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था, आंखें बंद की और आखिरी बार सुना ट्रक के हॉर्न की आवाज, जो अब मेरी धड़कन के साथ मिल गई थी। कुछ यात्राएं कभी खत्म नहीं होती। सुबह का कोहरा अब छोंट चुका था, सूरज की हल्की किरणें पहाड़ियों पर फैल रही थीं। पर उस दिन नैनीताल के पुराने हाईवे पर एक बार फिर खामोशी में हलचल थी। स्थानीय पुलिस और 2 ट्रक ड्राइवर उस जगह पहुंचे जहां रात को हॉर्न और इंजन की आवाजें सुनी गई थीं। पर वहां सिर्फ एक टूटी हुई गार्ड रेल थी और नीचे घाटी में धुएं की पतली सी लकीर उठ रही थी। इंस्पेक्टर जोशी ने नीचे झांका और कहा, फिर वही हादसा, फिर वही जगह। राहुल, जो कंपनी का जूनियर ड्राइवर था, बोला, सर, इस बार रवि भाई गए थे, वही रूट था उनका। जोशी ने सिर झुकाया और रेडियो पर मैसेज भेजा, एक और ट्रक एक्सीडेंट, नैनीताल डाउनहिल पॉइंट, बॉडी कंफर्म करें। टीम नीचे उतरी। ट्रक आधा जला हुआ था, पर अजीब बात यह थी, इंजन अब भी चालू था और ट्रक की ड्राइवर सीट खाली थी। राहुल ने कांपते हुए कहा, सर, रवि भाई कहाँ हैं? जोशी ने बोनट पर कुछ देखा, एक सूखा हुआ लाल फूल, और उसके नीचे एक पुराना फोटो पड़ा था, एक जवान औरत का, सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई। फोटो के पीछे लिखा था, मेरा नाम कविता है। महेंद्र सिंह ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे घर छोड़ देगा। धीरे धीरे बैकग्राउंड में दर्द भरी महिला की आवाज गूंजती है, घर छोड़ दो। जोशी ने सांस रोकी। कविता, यानी वही औरत जिसकी मौत 12 साल पहले इस रोड पर हुई थी। राहुल बोला, सर, लोग कहते हैं उसकी आत्मा हर साल किसी ड्राइवर को बुलाती है। जोशी ने गहरी सांस ली और ट्रक के दरवाजे पर हाथ रखा। अंदर की सीट पर कुछ लिखा था, अब मैं घर पहुंच गई। वो चौंक गया। स्याही अब भी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। तभी उसके पीछे से आवाज आई, सर। जोशी ने पलट कर देखा, राहुल के पीछे कोई और खड़ा था, सफेद कमीज, धूल में लथपथ चेहरा। वो रवि था। वो धीरे से बोला, सर, मैंने उसे छोड़ दिया, अब वो शांत है। जोशी ने आगे बढ़कर उसका कंधा छुआ, पर जैसे ही छुआ
रवि धुएं में बदल गया। जोशी डर के मारे पीछे हट गया। राहुल चीखा, सर, वो रवि नहीं था। उसी वक्त ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। फूल बोनट से गिरा और कोहरे की एक लहर सड़क पर छा गई। सन्नाटा, सिर्फ एक आखिरी लाइन हवा में गूंजती रही, हर साल कोई आता है और मैं उसे घर छोड़ देती हूं। सूरज की पहली किरण नैनीताल की घाटियों को छू रही थी। रात का डर अब पीछे छूट चुका था, पर हवा में अब भी कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। पुलिस ने ट्रक का मलबा हटवाया और उस सड़क को ब्लैक बैंड नाम दे दिया गया, क्योंकि हर साल कोई ना कोई ड्राइवर वहां हादसे का शिकार होता था। राहुल और बाकी ड्राइवरों ने वहां एक छोटा सा देवी मंदिर बनवाया, जहां हर ड्राइवर गुजरने से पहले अगरबत्ती जलाता था। कहते हैं ऐसा करने से वो औरत अब दिखाई नहीं देती। लेकिन कुछ महीने बाद एक नया ड्राइवर सोहन उसी रूट पर भेजा गया। रात के वक्त उसने रेडियो पर अपनी आवाज रिकॉर्ड की। आज पहली बार मैं नैनीताल हाईवे पर जा रहा हूं। सड़क शांत है, कोहरा थोड़ा है, लेकिन अजीब बात है, मुझे किसी के बोलने की आवाज आ रही है। उस रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा आज भी कंपनी के रेडियो रूम में बजता है। भैया, नीचे छोड़ दोगे? अब लोग कहते हैं रवि और कविता दोनों की आत्माएं उस रास्ते की रक्षक आत्माएं बन गईं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ चेतावनी देती हैं कि इस सड़क पर रात को अकेले मत निकलना। कोहरा जब भी घना होता है तो ड्राइवरों को कभी कभी ट्रक की शीशे पर दो परछाइयां दिखती हैं, एक आदमी की और एक औरत की, जो मुस्कुराकर कहती हैं, अब हम साथ हैं सदा के लिए। कुछ महीने बीत गए। रवि की कहानी अब भी ड्राइवरों के बीच बताई जाती है, लेकिन कुछ बदल गया था। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त जब नैनीताल हाईवे पर ट्रक गुजरता है तो कोहरे में हल्की सी परछाई दिखती है, सफेद साड़ी वाली महिला और पीछे रवि जैसी परछाई। कंपनी ने कई ड्राइवर बदल दिए, कोई ज्यादा देर तक उस रूट पर नहीं टिकता, लेकिन जो लोग वहां रात में गुजरते हैं उनके मोबाइल कैमरे पर कभी कभी धुंधली छवियां आ जाती हैं। रवि, उसकी कोई पुख्ता खबर नहीं। कुछ कहते हैं उसने ट्रक और कंपनी छोड़ दी, कुछ कहते हैं कि वह अब भी कहीं उस हाईवे पर है, किसी को चेतावनी देने के लिए। इस अध्याय का संदेश साफ है, कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती और कभी कभी वह सिर्फ देखती रहती हैं कि कौन उनकी राह पकड़ता है और कौन सुरक्षित निकल जाता है। अब कहानी खत्म होती है, या शायद नहीं। रवि की रात, कविता की आत्मा और नैनीताल हाईवे का कोहरा, ये सब मिलकर एक चेतावनी देते हैं। अकेले सड़क पर रात में कभी न चलो और हमेशा अपने आसपास सचेत रहो। लेकिन यही डर और रहस्य, यही वह अनुभव है जो हर ड्राइवर, हर यात्री और हर दर्शक को रोमांचित करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप नैनीताल हाईवे की इस रहस्यमयी घटना के बारे में क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियों को मिस न करें